नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, इसमें से आप आज 19वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 18 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। अब मात्र एक सप्ताह का भी टाइम नहीं बचा है एग्जाम में, तो अच्छे से देख समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, हैजा का टीका की खोज किसने किया था? हैजा एक प्रकार का रोग होता है, हैजा कलरा। तो इसके टीका का खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने किया था। कौन किया था? जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। चेचक, जिसे हम छोटी माता कहते हैं, और ये चेचक जो है बैरियोला वायरस से होती है। किस वायरस से होती है? बैरियोला वायरस से होती है। तो ये चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को जो है टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा पोलियो के टीका का खोज, इसमें 2 आदमी का नाम आएगा। आपको जैसा पूछेगा वैसा आंसर देना है। पोलियो के टीका का खोज कहेगा तो जोनास साल को होता है, लेकिन ये था भाई इंजेक्शन वाला, जो इंजेक्शन के माध्यम से टीका दिया जाता था पोलियो का, उसका खोज किया था जोनास साल्क। लेकिन आजकल जो ओरल ड्रॉप चलती है पोलियो का, उसका खोज किया है अल्बर्ट साबिन। ठीक है, अल्बर्ट साबिन ने खोज किया है पोलियो के ओरल ड्रॉप का। तो खाली पोलियो का टीका पूछ रहा है तो ऑप्शन में निश्चित ही जोनास साल का ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर ओरल पोलियो का टीका पूछ रहा है तो जोनास साल के रहते हुए भी एक और ऑप्शन में अल्बर्ट साबिन होगा, जिसको आपको आंसर करना है। पोलियो भी वायरस से होती है और ये तंत्रिका तंत्र पे आघात करती है। ठीक है, इनके अलावा रेबीज या हाइड्रोफोबिया की टीका का खोज किसने किया था? ये जो हाइड्रोफोबिया है इसका मतलब होता है जलांतक। जलांतक मतलब जल से डर लगने लगता है इंसान को, है ना। तो ये होता है आपका कुत्ता और भेड़िया को काटने से। ठीक है, तो इसकी खोज किए थे लुई पास्चर महोदय ने। लुई पास्चर दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत भी खोज किया था और आपका रेबीज के टीके का भी खोज किया था। ये भी वायरस जनित रोग हो जाएगी। इनके अलावा डीटीपी, ये डीटीपी और बीसीजी ये काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें डीटीपी का आपका पूछा जाता है कि किन किन रोग में दिया जाता है, और बीसीजी के बारे में आप सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो डीटीपी है यह टीका डिफ्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस के रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की बीमारी है, डिफ्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस। इसके अलावा बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिहाज से पूछते हैं। इनमें से सी का पूछ लेगा तो कालमेट बताना होगा। ठीक है, बीसीजी का टीका तपेदिक यक्ष्मा के रोकथाम के लिए दिया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म भी पूछता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है एग्जाम के अंदर। इनके अलावा जो भी विटामिन से आपका कमी से जो भी बीमारी वगैरह होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस अच्छे से कर लिया है। इनके अलावा 2024 में रामलाल बरेठ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह किससे संबंधित है? देखिए, रामलाल बरेठ जो है ये कथक से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निवासी हैं। कौन भैया? रामलाल बरेठ। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ये कथक नृत्य से संबंधित है। ये वर्साटाइल जैसे हैं, ये कथक के अलावा तबला भी बजा लेते हैं रामलाल बरेठ साहब। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैंने जिनको भी देखा कि पद्मश्री मिला उनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। पिछले साल अजय मंडा भी, है ना, और भी उषा बारले, इनके काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया। इस बार भी इनसे आएगा। रामलाल बरेठ कथक नृत्य के रायगढ़ शैली से संबंधित है। पंडित रामलाल बरेठ कथक के अलावा तबला वादन से भी संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इनके अलावा वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्मश्री दिया गया। ये कौन है? तो एक तो पंडित रामलाल बरेठ है, एक जागेश्वर यादव हैं और एक हेमचंद मांझी हैं। ये 3 जो है विभूति जिनको पद्मश्री मिला और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने कैरेक्टर को पद्मश्री दिया गया? तो 12 कैरेक्टर को 2024 में पद्मश्री दिया गया जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं।
हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के जो है कोई भी पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण के लिस्ट में नहीं है। इनके अलावा 2024 में कुल 132 अवार्ड बांटे गए पद्म वाला, 5, 17 और 110 के रेशियो में, यानी टोटल 132 में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री। 75वें गणतंत्र दिवस के जो झांकी निकाली गई थी, कितनी झांकी निकाली गई थी? 16 + 9 यानी 25। 16 था आपका स्टेट वाइज और 9 क्या था? मिनिस्ट्रियल मंत्रालय का। तो 16 और 9 25 में पहला स्थान ओवरऑल किसे दिया गया? तो ओडिशा राज्य के झांकी को दिया गया। ठीक है, ओडिशा राज्य के झांकी को दिया गया। हथकरघा उद्योग में महिला का सशक्तिकरण बताया गया था ओडिशा के द्वारा। इनके अलावा ये जो 9 मिनिस्ट्रियल है, तो मिनिस्ट्रियल में पहला स्थान जो है सांस्कृतिक मंत्रालय को दिया गया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, टॉप पे रहेगा ये क्वेश्चन करंट सेक्शन से। इनके अलावा बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजा-उद-दौला अपनी पत्नी उन्मुत्तुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। ठीक है, और ताजमहल किसके याद में बनवाया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। यह तत्कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है उस समय का। ठीक है, तो ये बहू बेगम का मकबरा का जगह पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या या फैजाबाद बताइएगा। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। मुगल काल का यह पहला उद्यान मकबरा है, यानी गार्डनिंग प्रकार की मकबरा है। इसके चारों साइड गार्डन का स्थापना किया गया था और ये बनाने का श्रेय उनकी पत्नी बेगा बेगम को दिया जाता है। हाजी बेगम भी इन्हीं को कहते हैं। अगर ऑप्शन में न रहे तो हाजी बेगम भी रह सकता है या फिर बेगा बेगम रह सकता है। हुमायूं की विधवा पत्नी थी। पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ भारत का पहला मकबरा, तो भारत में जो पूर्णतः टोटली संगमरमर से बनाया गया पहला मकबरा था, ये था भैया एतमदुल्ला का मकबरा। यह कहाँ पे है? आगरा में है। इसे कौन बनाया था? तो सलीम की धर्मपत्नी नूरजहां, है ना। और ये किसके याद में? तो सलीम के ससुर या फिर नूरजहां के पिता ग्यास बेग के याद में। जोधाबाई का महल कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा भी है, जोधाबाई का मकबरा भी है, जो चिश्ती संत सलीम है उनके भी मकबरा वहाँ पे है। तो ये ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एकमात्र घटना क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं प्रकाश क्या है, ध्वनि क्या है, तो उनको हम मोटे मोटे में कहते हैं भाई ये अनुप्रस्थ तरंग होंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंग होंगे। तो इन दोनों में अंतर विभेद करने के लिए हमारे पास कौन सा मीडियम है, मोड है, कौन से तरीके हैं? तो हम सिर्फ एक ध्रुवन ऐसी घटना होती है जो हमें बताता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग होगा कि अनुदैर्घ्य तरंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अनुप्रस्थ तरंग है ना, उसमें कई सारे गुण होते हैं कि भाई ये जो है कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इसे गुजरने के लिए, अर्थात ये वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी विचरण करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जो है जो भी घटना है सभी होती है लगभग किसमें? अनुप्रस्थ में। इसमें ध्रुवन की घटना भी होती है जो आपका किसमें नहीं होता है? जो आपका ध्वनि तरंग में नहीं होगा। ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंग में नहीं होता है, अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होता है। तो ध्रुवन इसका आंसर हो जाएगा। ध्रुवन की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में होती है, यह अनुदैर्घ्य तरंग में घटित नहीं होती। ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आधारित लिखना है तो आधारित लिखा गया है, अर्थात ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती, शुद्ध करके देंगे। इसके अलावा ध्रुवन जब अनुप्रस्थ तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो 2 भागों में बट जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक। इस घटना को ही ध्रुवन कहते हैं। यहाँ पे ध्रुवन क्या होता है ये समझाया गया है कि कोई भी अनुप्रस्थ तरंग जब भी किसी मोड से गुजरेगी तो ये जो है ना 2 भागों में बट जाती है। एक साइड इसका नेगेटिव पल्स, दूसरे साइड पॉजिटिव पल्स, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस घटना को ध्रुवन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सघन माध्यम और विरल माध्यम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ये किसी बच्चे को याद नहीं है तो इसका मतलब कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं सोचते हैं। सघन माध्यम मतलब जो आपको ठोस नजर, जैसे आप जल से हवा में जा रहे हैं तो यहाँ पे सघन क्या होगा, विरल क्या होगा,
है ना, तो यहाँ पे हवा जो है विरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कांच से हवा में जा रहे हैं तो कांच क्या है, सघन माध्यम है, और हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के तरंगों को जब आप 7 रंगों के विभिन्न भागों में बांटते हैं, है ना, तो ये इसमें आपको एक प्रिज्म की जरूरत पड़ती है, और इधर से आप प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, इधर 7 रंगों में बट जाते हैं, है ना। तो ये होता है भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इस बात की सर्वप्रथम पता न्यूटन साहब ने ही लगाया था। न्यूटन साहब बहुत कुछ लगाए हैं, गति के नियम दिए हैं, जड़त्व का आपका जो है क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी खोजे हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण भी खोजे हैं, शीतलन के नियम भी दिए हैं। ये सब न्यूटन साहब है। न्यूटन साहब का जो है मैथमेटिक्स का एक चैप्टर आता है कैलकुलस, अगर आप 12 साइंस से पढ़े हैं तो, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है वो न्यूटन साहब की देन है। इनके अलावा ध्वनि तरंग को गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरण या विचरण या प्रचलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए आप चंद्रमा पर यानी चंद्रमा पर बातचीत नहीं कर सकते, चंद्रमा पे शिकंजी नहीं पी सकते पाइप के थ्रू। ये सब क्वेश्चन ऐसा बना बना के पास्ट में एग्जाम में आया है। इनके अलावा वह घटना जो प्रकाश तरंग तथा ध्वनि तरंग दोनों में होती है, ये कौन कौन सी घटना है, देखिए, विवर्तन दोनों में होता है। व्यक्तिकरण की खोज भी पूछता है, किसने सबसे पहले व्यक्तिकरण का पता लगाया था, तो व्यक्तिकरण का पता थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। ठीक है, व्यक्तिकरण भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतोषी व्यक्तिकरण या संपोषी व्यक्तिकरण होता है, दूसरा विनाशी व्यक्तिकरण होते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है 2 प्रकार के। इसके अलावा परावर्तन आप समझते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस जिधर से गया उधर ही आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन भी आप समझते हैं। तो ये सभी घटना दोनों में होगा, लेकिन ध्रुवन जो है सिर्फ प्रकाश तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग में ही होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था? आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत 2020 में करी गई थी। आप जानते हैं कि जो कोरोना महामारी है, इनके कारण बहुत सारे बिजनेस व्यापार जो है चौपट हो गया। तो उन लोगों का जिनका व्यापार चौपट हो गया या फिर जिनकी काम छूट गई, उनको फिर से रोजगार के पटरी पे लाने हेतु यह योजना चलाया गया था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इनके अलावा इसी प्रकार का एक योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई थी 2020 के अंदर ही। इस योजना में क्या हुआ कि जो भी फुटपाथ पे जो वेंडर है, जो भी फुटपाथ पर विक्रेता है, मान लीजिए ये चाट ठेला का दुकान है, ये सब बेचते हैं, तो इनकी जो धंधा चौपट हो गई कोरोना के कारण, है ना, तो इन्हें फिर से अपनी स्टार्टअप लेने के लिए सरकार के द्वारा 50K की रकम जो है प्रदान की जाती है। हालांकि पूर्णतः फ्री नहीं है, बहुत मिनिमम ब्याज दर पे है। इनके अलावा स्माइल योजना किसी प्रकार का योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। स्माइल योजना में क्या होता है, जो भी ट्रांसजेंडर आपका समाज है, इसके अलावा जो भिखारी, जो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह योजना चलाया गया। कौन सा भैया? स्माइल योजना। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना, ये किन के लिए चलाया गया? तो जो छोटे तबके के किसान है, जो इस श्रेणी में आते हैं, उनको 6,000 रुपये की राशि सालाना मदद की जाती है 3 किस्तों में, 3 × 2 के यानी 6K रुपया 4-4 महीने के गैप पे उनके बैंक खाता में डायरेक्ट। इनके अलावा 2019 से स्टार्ट हुआ था ये किसान सम्मान निधि योजना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये छोटे उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन कम ब्याज दर पे मिलते हैं। अपन क्या है, मिडिल वर्गीय या फिर निम्न मिडिल वर्गीय हैं, तो 10 लाख रुपए ऐसा लगता है इसमें तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होगा, लेकिन इसे तोला जाता है एकदम लो बिजनेस के कैडर में। ठीक है ना, छोटे उद्यमी बताए जाते हैं जो 10 लाख से अपनी कोई चीज़ स्टार्टअप करेंगे। बाद बाकी गांव घर में जीविकोपार्जन के लिए तो आप देखते हैं कि 2000 की भी पूंजी ला के कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है ना। तो भैया ऊपर लेवल में बहुत बड़ी बड़ी बात है ना, 10 लाख रुपए अपने लिए बहुत होते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यह कारीगरों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जो है ना, कम ब्याज दर पे जो है एक ऋण कहिए या फिर लोन कहिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो आरी, छेनी, हथौड़ी, जो भी उनके औजार होते हैं ये लेने के लिए। ठीक है। इनके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए। मैंने अपने यहाँ देखा है कि देखिए दोनों तरफ से बात होती है ना, ऐसा नहीं है कि सारा दोष जो है सिस्टम की है, कुछ दोष अपने भी होते हैं। जैसे ये 2 लाख रुपया मान लीजिए औजार के लिए सरकार दे रहा है, इसमें से मैक्सिमम आदमी लेगा इनके नाम पे, करेगा कुछ और, कुछ तो खा पी के उड़ा भी देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। मैं जैसा कि देखता हूँ बहुत सारे चीज़, जैसे बहुत सारे जो टॉयलेट बनाने की आपका आ रहा था गाँव घर में कि भाई टॉयलेट बनाने की पैसे मिलते हैं,
तो लोग क्या करते हैं, टॉयलेट बनाने की पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उसकी कुछ और ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को भी दोष नहीं देना चाहिए, कुछ हम जब तक सब मिलके नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधर सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये किससे भाई, एलईडी बल्ब से है। एलईडी बल्ब है ना, एलईडी बल्ब बिजली भी कम खाती है, रोशनी भी ज़्यादा देती है, तो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री उजाला योजना है। उज्ज्वला जो आपने देखा वो एलपीजी वाला था, गैस वाला था। इसके अलावा संगमकालीन पांड्य वंश की प्रतीक चिन्ह क्या थी। देखिए संगम वाला जो वंश है ना, यहाँ आप इतिहास में 2 जगह पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे 4 वंशों में एक वंश संगम है, दूसरा है सुलुभ है ना, तीसरा है तुलुवा और आपका जो है चौथा अरविदु है, अरविदु। तो ये 4 वंश वहाँ भी पढ़ेंगे आप विजयनगर साम्राज्य में, जो 1336 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये जो संगम वंश है जिसमें पांड, चोल और चेर ये सब जो शासन किए, तो ये बात हो रही है 300 BC से 300 ईस्वी तक का, लगभग 600 साल तक का। ठीक है, तो ये अलग पांड है, मतलब संगम है। ठीक है, तो ये संगम कालीन वंश में पांड वंश का प्रतीक मछली है। ठीक है, 3 BC से लेकर 3वीं शताब्दी तक संगम काल का समय माना जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर, चोला और पांड्या। ठीक है, इनके अलावा चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था और पांड्य का प्रतीक चिन्ह मछली था और आपका जो है चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। तो इन तीनों के प्रतीक चिन्ह से पास्ट में क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। इनके अलावा तोलक्कापियम, आप सभी जानते हैं कि ये तोलक्कापियम क्या है, यह एक तमिल महाकाव्य है या ग्रंथ है ना। इनके रचनाकार का नाम भी उसी प्रकार का है, तोलक्कापियर। क्या नाम है भाई, तोलक्कापियर। यह व्याकरण का किताब है, समझ लीजिए। द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। व्याकरण से संबंधित यह ग्रंथ साथ ही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी जानकारी प्रदान करता है। कौन भैया, तोलक्कापियम। देखिए जो संगम वंश के जिक्र किया है ये मेगास्थनीज ने भी किया है अपने पुस्तक इंडिका में, लेकिन जिस ऑथेंटिक जानकारी को हम खोजते हैं ये आपको इस वंश के बारे में तोलक्कापियम में मिलेगा। इनके अलावा अशोक के शिलालेख में भी चोल, पांड और चेर के बारे में बताया गया है। कलिंग के खारवेल के जो गुफा होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ पे शिलालेख के जगह पे अभिलेख लिखे तो ज़्यादा बेटर है। हाथी गुम्फा शिलालेख या फिर अभिलेख तमिल राज्यों का उल्लेख किया है। तो आपने अभी देखा कि भाई तोलक्कापियम के अलावा अशोक के शिलालेख और कलिंग नरेश खारवेल के शिलालेख में भी जो है इन चोल और चेर और पांड वंश के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है। संगम काल का वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका में भी देखने को मिलता है। संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे। मुरुगन आज भी पूजे जाते हैं, साउथ इंडिया में मुरुगन की आज भी पूजा होती है ना। इसे जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। चोल शासक करिकाल ने अपने शासन काल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। डायरेक्ट पूछता है कि ये करिकाल किस वंश से थे, तो चोल वंश से, है ना। वैसे ही आपको अमोघ वर्ष पूछता है कि ये किस वर्ष से थे, अमोघ वर्ष, है ना, किस वंश से थे, तो अमोघ वर्ष आपका राष्ट्रकूट वंश से था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुलकेशिन द्वितीय भी पूछता है कि किस वंश से थे। आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे या फिर कौन थे, है ना। हर्षवर्धन के साथ युद्ध भी हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया है, बताइएगा। इसके अलावा करिकाल ने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरेयर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। देखिए क्वेश्चन तो आता है कि भारत में सबसे पहले नहर निर्माण या फिर किसने किया, सिंचाई परियोजना की तरफ कौन जागरूक हुए, तो आप कहते हो भाई गयासुद्दीन तुगलक, है ना, क्योंकि ये तुगलक वंश के थे और सबसे पहले नहर निर्माण में इंटरेस्ट लिए। लेकिन ये तुगलक कब आए, ये आए भैया 1200, है ना, 1206 के बाद ना आया होगा सल्तनत में, है ना। लेकिन ये बात हो रही है बीसी की, बीसी वाला जो है ईस्वी से पहले की बात हो रही है। तो अगर दोनों, एक तुगलक भी ऑप्शन रहे और एक ये करिकाल भी ऑप्शन रहे कि सबसे पहले बांध या फिर नहर वगैरह की ध्यान किसका ध्यान सबसे पहले गया, तो करिकाल ही आंसर मारना होगा, क्योंकि ये उस समय 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। आप सोच सकते हैं, ठीक है भाई, कितनी मैन पावर लगी होगी। इसके अलावा
अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2023 के अनुसार अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये चर्च का विषय है। जैसे आपने अभी जो इटली की महिला राष्ट्रपति मेलोनी है ना, प्रधानमंत्री इटली के अपना जो प्रधानमंत्री है उनके साथ काफ़ी वार्तालाप, काफ़ी चीज़ पे जो है आपका बैठक हुआ है ना, तो इनके लिए वो भी काफ़ी चर्च में रही और एक बार एग्जाम में भी आया मेलोनी किस देश के हैं, और यहाँ पे ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति महोदय ने भी चर्चा का विषय खुद में बन गया है, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। जेवियर मैली नाम है इनका। ये क्या किया कि जो ब्रिक्स देश की प्रस्ताव है शामिल होने की, उसे जो है अस्वीकार किया है। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो जेवियर मैली आपके अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। जैसे कि हम दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया है, वैसे ही अर्जेंटीना इंडिया से जस्ट छोटा है। इनके अलावा दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मैली ने ब्रिक्स में शामिल होने की बातों को खारिज किया है ना, ब्रिक्स के सदस्यता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है ना, फूटल कपार। इनके अलावा ब्रिक्स का बैठक 2023 अफ्रीका में हुआ था। 2024 कहाँ पे होगा? वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए ब्राज़ील में, लेकिन ये होगा रसिया रूस के अंदर होगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है ये शंघाई में है, और ब्रिक्स बैंक की जो है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, NDB भी कहा जाता है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये आपका मुख्यालय शंघाई में है। और इनका हेड कौन है? तो डिल्मा राउसेफ है। डिल्मा राउसेफ कहाँ के रहने वाली है? तो ये ब्राज़ील की रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा इतना में किया गया था? तो ये इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु हुए। उनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। पटना स्टेशन से अगला स्टेशन है, छोटा सा हॉल टाइप से, लेकिन अब तो अच्छे गाड़ी भी रुक रहे हैं वहाँ पे। उनकी समाधि कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। उनके जन्मदिन पर सिख धर्म में गुरु पर्व नामक एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सिख धर्म के विशाल मंदिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। लेकिन अगर गुरु अर्जुन देव ऑप्शन में ना हो तब आप गुरु रामदास को टिक करके आइएगा, क्योंकि नींव रखने का कार्य जो है सबसे पहले सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने ही करवाए। तत्पश्चात जो है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर या फिर हरमंदिर साहब का जो है निर्माण करवाया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। वहीं औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर जो है ये आपका जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके पिता हैं, यानी ये 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। इनके अलावा सिख विवाह समारोह होता है, इसका नाम है आनंद कारज। ये आपका पंजाबी भाषा से लिया गया है। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है कि शुभ की तरफ बढ़ना, मतलब अच्छे चीज़ की कोई स्टार्टअप करना, ऐसा समझ लीजिए। तो इसकी शुरुआत जो है गुरु अमरदास ने करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमुख त्यौहार, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। प्रमुख त्यौहार में जो है सिख धर्म में लोहरी और बैसाखी गुरु पर्व, ये सब जो है प्रमुख त्योहारों में आ जाएगा। वो जो मैं क्वेश्चन अर्जेंटीना वाला राष्ट्रपति वाला बताया, ये क्वेश्चन जो इटली वाले क्वेश्चन आए थे ये कुछ इस प्रकार से पूछे थे कि, है ना, इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल में ही भारत का दौरा किया वो थे जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, बाद बाकी जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर काफ़ी सारे जो है आप और भी चीज़ सुने होंगे, काफ़ी बार जो है आए, काफ़ी चीज़ों में जो है बैठक किए, क्योंकि अब इटली से हमारा रिश्ता अच्छा हो रहा है, पहले भी अच्छे ही थे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने यह प्रावधान है कि कोई भी भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं? जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके किस पार्ट में, 19 के किस पार्ट में यह कहा गया है कि आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं? तो एक का ई है, एक के बी है, एक का ए है, एक का नीचे क्या भैया एफ है। तो आपका आंसर
आंसर होगा बी नंबर 1 का जो है 19(1) के बी में आपको बताया गया है कि आप भारत के किसी भी भूभाग पे शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित मतलब कट्टा नहीं होना चाहिए या फिर बंदूक वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसमें जो आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल मौलिक अधिकार के तहत जितने भी आर्टिकल है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार अगर आप कह सकते हो कि किसके तहत मिला है हमें, तो ये मिला है भैया आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, आपने आज़ादी का कीमत सुना होगा, बचपन में एक कुत्ता का कहानी था तीसरी चौथी कहानी में, कि आपको कितना भी फ्री फंड दे दिया जाए लेकिन अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, ये आपका आज़ादी देता है बोलने का, किसी भी चीज़ पे डिबेट करने का, कहीं भी इंडिया में घूमने का, कहीं भी इंडिया में कोई भी बिजनेस स्थापित करने का, कहीं भी घर बनाने का। ये सब जो आर्टिकल है मतलब छूट है, ये 19 के विभिन्न भागों में दिया गया है जो आपके सामने है। 1 में दिया गया है सबसे पहले बोलने का अधिकार, बी में दिया गया है 19 के 1 के बी में शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित जो है सम्मेलन करने का अधिकार, 3 में दिया गया है संगम या सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बनाने का अधिकार, भाग 4 में दिया गया है अबाध रूप से आप कहीं भी जाइए, कोई वीजा उजा नहीं लगेगा, भारत में किसी भी भाग में निवास कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आजीविका हेतु अपनी जो है व्यवसाय चलाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे जो मोटा मोटा है यहीं पे है, बाद बाकी मौलिक अधिकार की चर्चा हमने पास्ट में करा है। इसे भाग 3 में आर्टिकल है ना 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, वर्तमान में 6 है, 1978 से पहले 7 था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। आर्टिकल 300 के ए में वर्तमान में संपत्ति के अधिकार है। इनके अलावा इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे भाई, मौलिक अधिकार को, है ना। इनके अलावा इसमें कैटेगराइज किए गए हैं 14 से 18 ये राइट टू इक्वलिटी स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 19 से लेकर 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 31 में अब कुछ नहीं है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इनके अलावा एशिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए एशिया महादेश अपने आप में 7 महादेश में सबसे बड़ी है एशिया, है ना। एशिया सबसे बड़ी महाद्वीप है या फिर महादेश है। तो इस एशिया महादेश में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। पहला दोनों कौन है? तो पहला दोनों पहले देखिए अभी भले हमारी जो सेंसस का जो है रिकॉर्ड 2021 के अनुसार डाटा जो है ओपन ना हुआ हो, लेकिन यूएनए ने 2000 पिछले साल यानी 22 में एक अनुमान लगाया जिसमें भारत की जनसंख्या 142.6 करोड़ जो है आंका है। इसका मतलब जो भारत है वो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में। हालांकि डाटा अपना सेंसस घरेलू वाला बाकी है, तब भी आप देखिएगा कि इंडिया जो है पहला स्थान पे है आपका जनसंख्या में। तो पहला स्थान पे पकड़ लेते हैं इंडिया, दूसरा पे चाइना, तो तीसरा पे इंडोनेशिया है पूरे विश्व में वर्तमान में एशिया महादेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भारत दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे चाइना। अगर यूएनए को बात माने तो अगर आप 2011 जनगणना के अनुसार से चलें इसको, तो पहला स्थान पे चीन रखना, दूसरे स्थान पे भारत। अब जैसा पूछेगा वैसा, अगर ये क्वेश्चन आज पूछता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है यूएनए के अनुसार, तब भारत आंसर मारना होगा। ठीक है भाई। इनके अलावा एशियाई देशों में इंडोनेशिया और मालदीव ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, जो अपना इक्वेटर होता है वहाँ पे स्थित ये देश है जो एशियाई देश है आपका। इनके अलावा भूमध्य रेखा क्या होता है मैं बता दिया हूँ, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तर और दक्षिण में बराबर दूरी पर स्थित होती है, 23.5 डिग्री के समान दूरी पर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, इधर वाले को यानी मकर रेखा कहते हैं, दक्षिण वाले को। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोलोड्रम कहते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को हम ITCZ जोन कहते हैं, है ना। इनके अलावा और भी क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास जो सिट्रस फल की खेती अच्छी होती है
है ना, भूमध्य रेखा के जो इधर ये आपका जो है आर्कटिक ध्रुव उत्तर में होता है और अंटार्कटिक ध्रुव दक्षिण में होता है। ये सब भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा सा बता दिया पिछले क्लास से। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक द्वीपीय समूह वाला देश है, इसीलिए द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाला देश भी आपका कौन सा है? इंडोनेशिया है। अगर आपसे कहे कि भाई विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है, तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। इनके अलावा जिसकी राजधानी कहाँ है? नूसंतारा है। पहले क्या हुआ? जाकार्ता था। अगल बगल सभी ने अपनी राजधानी लगभग चेंज किया है, नेपाल को छोड़ के। नेपाल जो है ये काठमांडू ही इनकी राजधानी है। बाद बाकी पाकिस्तान भी कभी जो है पहले और दूसरी राजधानी थी, बाद में इस्लामाबाद हुआ। इनके अलावा जो बांग्लादेश है इसकी भी राजधानी स्टेबल है, ढाका है। इनके अलावा जो हमारा म्यांमार है इसकी राजधानी नेपिता है, नेपिता। इनके अलावा जो श्रीलंका ये भी बदल लिया है, श्री जयवर्धन ने पूरा कोट्टा कर लिया है। पहले जो है अब इनका हुआ करता था कोलंबो। इनके अलावा जो आपका भूटान है इनकी राजधानी है थिम्पू। ये सब ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका का पहले जकार्ता, अब नूसंतारा। इनके अलावा इंडोनेशिया आसियान का भी सदस्य है। आसियान में अभी 11 को देश हो जाएगा क्योंकि तिमोर लेस्टे को 2022 के बैठक में एंट्री मिली थी। इनके अलावा एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव एरिया के हिसाब से, लेकिन तेवर तो देखो सबसे बड़ा है। अभी देखे ना आपने, देखे ना क्या तेवर है इसका, देखे ना, इसका खामियाजा भुगतेगा ये। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटू है मालदीव। इनके अलावा एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? एशियाई भी होना चाहिए, महिला वाली होनी चाहिए। हॉकी की प्रतियोगिता है चैंपियन ट्रॉफी 2023 वाली, तो इनके विजेता कौन है? तो ये भारत है भाई, है ना। एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची में करवाया गया था, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड में। और इनके विजेता कौन बने? भारत। उपविजेता कौन है? जापान। जापान को 4-0 से हराया, है ना। इनके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो पुरुष वाले होते हैं, मेन वाले होते हैं, उनके विजेता जर्मनी है। ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। 2 स्टेडियम इंक्लूड था, कलिंगा जो आपका भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो आपका राउरकेला में है। तो यहाँ पे ये खेल कराए गए थे। इनके अलावा एशियाई हॉकी महिला जूनियर एशिया कप, अब ये जूनियर वाला है। जूनियर मतलब एज से रिलेशन से होता है कि भाई इतने उम्र के आदमी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महिला वाला होना चाहिए। जूनियर हॉकी का 2023 में जो विजेता बना है ये भी भारत बनी है। और किसे हराकर? साउथ कोरिया को हरा के। यह मैच कहाँ पे आयोजन करवाया गया था? तो होस्ट किया था जापान ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता, अब पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 के जो विजेता है ये है भारत। उपविजेता अपना पाकू। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? ओमान के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अच्छे से देख समझ लीजिए, है ना। लैंग्वेज गड़बड़ाएगा, आंसर बदल जाएगी। इनके अलावा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, अब ये चैंपियन ट्रॉफी है, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023, है ना। ये जो है आपका पुरुष वाला है कि विजेता भी भारत है। और यह मैच चेन्नई में हुआ था। उपविजेता यहाँ पे मलेशिया रहा था। अभी आपने महिला वाला देखा, वहाँ पे उपविजेता कौन था? जापान। यहाँ पे उपविजेता कौन है? मलेशिया। और ये वाला जो मैच हुआ है पुरुष वाला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023, ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ। अब महिला वाला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे हुआ? तो ये आपका जो है झारखंड के अंदर हुआ है, ठीक है भाई। ध्यान रहेगी, एकदम रहेगी भाई, रखना होगा। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 ये भारत के बंगलुरु में हुआ, जहां विजेता भारत और उपविजेता कुवैत रहा है। इनके अलावा थिरुवथिरा नामक प्रमुख त्योहार किस राज्य में लगती है? थिरुवथिरा, ठीक है। अब नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ का होगा, लेकिन साउथ में तो कई सारे स्टेट है। तो ये आपका केरला का है। कहाँ का भाई? केरल का है। केरल के अन्य प्रमुख त्योहार में ओणम आएगा, त्रिशूर पूरम आएगा, बीसू आएगा, मकर बिलक्कू, नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग, थय्यम फेस्टिवल, निशागंधी त्योहार, है ना। अगर और नृत्य में भी चलेंगे तो कथकली लिखेंगे, है ना, मोहिनी अट्टम लिखेंगे, ये सब लिख लेंगे केरला में, ठीक है। ध्यान रहेगा, रखना होगा, है ना। तो ये सब आपका जो है मैंने कल या परसों बताया था एसएससी वाले क्लास में कि ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग का जो कार्यक्रम होता है ये किस झील में होता है? तो वेम्बनाड झील में होता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा झील भी है। और केरला का तो होगा ही जब इंडिया का हो गया तो, ठीक है। तो ये सब त्यौहार आपके केरल में है। बाद बाकी ओणम 10 दिनवा त्यौहार है, ये 10 दिनों के त्यौहार है। इसके अलावा बीसू मलयाली नव वर्ष है और मकर बिलक्कू मकर संक्रांति
संक्रांति के समय में केरल में लगती है। इनके अलावा कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार जैसे हम्पी उत्सव, भाई हम्पी का खंडहर भी कहाँ है, कर्नाटक में है। हम्पी उत्सव को विजय उत्सव भी कहते हैं। देखिए ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको है ना आप क्या कहते हो, दूसरा नाम से भी आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे हम्पी उत्सव को विजय उत्सव, बथुकम्मा को फूलों का त्योहार, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगी हम्पी को विजय उत्सव। पद्दाकल नृत्य महोत्सव, देखिए पद्दाकल का स्मारक भी वहीं है ना, जहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है ना, तो ये जो है आपका यहीं होता है। कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, मैसूर दशहरा, नाम से स्पष्ट है कर्नाटक मैसूर दशहरा, बैरामुड़ी त्योहार, कुनीथा, यक्षगान, उगादी, ये सभी आपके कहाँ पे होंगे, कर्नाटक में होंगे। आपने उगादी के अंदर एक स्टार देख रहे होंगे, ये उगादी जो है नव वर्ष है, ये बेसिकली है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, लेकिन ये कर्नाटक में भी इसी नाम से नव वर्ष मनाया जाता है, उगादी के नाम से। इनके अलावा तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार आएंगे, थाईपुसम आएंगे, पोंगल आएंगे मकर संक्रांति के समय है ना, पोंगल। इसके अलावा पोटांडू आएंगे, तमिल नववर्ष, जलीकट्टू आएंगे मकर संक्रांति के समय, पोंगल के दौरान ही के त्यौहार को आयोजन किया जाता है ना, जल्लीकट्टू का। इनके अलावा तेलंगाना में बथुकम्मा फूलों की त्योहार इसे कहा जाता है, इसमें गौरी की पूजा होती है। बोनालू, इसमें काली की पूजा होती है। मेदराम यात्रा, ये कोया जनजाति के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है बढ़ चढ़कर, लेकिन ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला के बाद। पेटागट्टू यात्रा, ये भी आपका तेलंगाना में होता है। सदर महोत्सव, यानी एक तो अपने यहाँ सदर अस्पताल होता है, यहाँ पे सदर महोत्सव है। पिरला पडुंगा, ये सभी के सभी जो है तेलंगाना में होता है। तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था और मोदी जी के आने के बाद अलग हुआ था। ठीक है, 2 जून को अलग हुआ था और 26 मई को मोदी जी आए थे, 8 दिन के बाद हो गया था भाई अलग। इनके अलावा आंध्र प्रदेश उगादी, डेक्कन महोत्सव, विनायक चतुर्थी, लुम्बिनी महोत्सव, भीष्म एकादशी। देखिए अगर लुम्बिनी महोत्सव में आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो तेलंगाना से भी काम चला लीजिएगा। ठीक है भाई। इनके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र कुमार के बाद जो है आपका अजय कुमार मिश्रा बना था 2022 के अंदर। इनके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में एडिशनल जो है अधिवक्ता की भी नियुक्ति करे हैं। इनका नाम है अपूर्वा अग्रवाल, तो पूछेगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अपूर्वा अग्रवाल नाम है इनका। इनके अलावा राज्य में महाधिवक्ता होगी, यह किस आर्टिकल में है? 165 में। कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल, है ना। और महाधिवक्ता उस राज्य में क्या होते हैं? सबसे बड़े विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। कौन? महाधिवक्ता की बात हो रही है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक पद पर रहेगा। राज्यपाल की शक्तियां तथा विशेषाधिकार का वर्णन अनुच्छेद किसमें है? ये राज्यपाल नहीं लिखिएगा दादा, गड़बड़ हो जाएगा। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की जो पावर है ना, ये 194 में है। इसे करेक्ट करके दूंगा भाई, 194 में इनकी शक्तियों का है। जैसे आपने सुना होगा कि जो कैग होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, इनके जो है नियुक्ति होती है 148 के अनुसार, लेकिन इसके जो पावर है ये 149 आर्टिकल में। वैसे ही अपना भी कुछ विशेषाधिकार होता है भाई कि ये इसलिए बाध्य नहीं होगा, इनके सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये इनसे मशवरा करेगा, जो भी उनकी विधि व्यवधान होती है उनके लिए अलग से आर्टिकल अलॉट किए जाते हैं। तो महाधिवक्ता के लिए 194 है। इनके अलावा केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं 76 के अनुसार। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। महाधिवक्ता क्या करता है कि कानूनी मामले में उस पार्टिकुलर राज्य सरकार को सलाह देते हैं, है ना। और महाधिवक्ता को जब अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। महाधिवक्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं, मतलब उस दर्जे के अधिकारी है कि जैसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है। लेकिन महान्यायवादी कानूनी मामले पे केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। महान्यायवादी अपनी त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। कुछ ऐसे चीज हैं जो आप साथ में पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा। जैसे अगर आप लोकसभा पढ़ रहे हो तो आप विधानसभा उसी समय पर हो, अगर आप राज्यसभा पढ़ रहे हो विधान परिषद उसी समय पर हो। ठीक है। अगर आप पीएम पढ़ रहे हो सीएम उसी समय पर हो, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो गवर्नर उसी समय पर हो, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा तब। ठीक है। इनके अलावा
देश के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवार साहब। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी साहब। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? देखिए, जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, अंतिम या 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वास्तविक संस्थापक कौन जैन धर्म के, तो फिर भी भगवान महावीर, क्योंकि इन्हीं के समय में उपदेश के साथ जैन धर्म काफी फले फूले। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। बचपन का नाम वर्धमान। जैन धर्म के ये क्षत्रिय वंश से थे। इनके अलावा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ये वृक्ष भी पूछा जाता है, ये नदी भी पूछा जाता है। इनके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कैवल्य कहलाए। महावीर के अन्य नाम भी हैं जैसे अहर्ता, कैवलिन, लेकिन ज्ञान के बाद कैवल्य कहलाए। ठीक है। इनके अलावा अच्छा, जिन भी इनका एक नाम है। जिन, हाँ लिखा तो है यहाँ पे, जिन भी नाम है। इनके अलावा महावीर के उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। वहीं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की उपदेश पाली भाषा में हुआ करता था, है ना। जो आपका महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिए ये राजगीर में दिए, और जो आपका महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? क्या है भाई त्रिरत्न? बताइए ना, है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधीम्य पिटक। ठीक है। साधवाद और अनकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सलखना, ये जैन धर्म में एक बहुत ही टफ प्रक्रिया है ना। और मैं कहूँगा कि कोई भी साधु संत है तो जैन साधु संत सबसे ज्यादा त्याग करता है। ठीक है। बिना खाए पिए अपने सामने मौत को देखना और मृत्यु के तरफ बढ़ना, ये साधु लोग की त्याग है, नमन है। ठीक है। तो ये इनमें एक प्रक्रिया है सलेखना। इसके तहत जो है प्राण को त्यागना होता है भूखे प्यासे रहकर। इनके अलावा जैन धर्म कालांतर में दो भागों में बटे, श्वेतंबर और दिगंबर। ये दिगंबर समुदाय जो है ये बिना वस्त्र रहते हैं, श्वेतंबर समुदाय सफेद वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म के अंदर। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के भी दो समुदाय हो गए बाद में, महायान और हीनयान, है ना। महायान और हीनयान ये दो समुदाय हो गए बौद्ध धर्म के भी बाद में। इसके अलावा जैन धर्म के दो बैठक हुए, एक पाटलिपुत्रा में पहला, दूसरा गुजरात के बल्लभी में। बौद्ध धर्म के 4 ऑथेंटिक बैठक हुए और एगो 5वां भी हुए जो म्यांमार में हुए, है ना। तो चौथा जो है 4 जो है ये पहला अजात शत्रु के समय राजगीर में हुआ, दूसरा काला अशोक के समय वैशाली में हुआ, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इनके अलावा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे का दिमाग चकरा गया। ठीक है। जीएसटी को जो पूर्ण रूप से सिफारिश किया, भले नीचे में विजय कलेकर, है ना, जो भी समिति दिया गया है। देखिए जीएसटी कोई एक समिति की जो है सुझाया गया चीज नहीं है, बहुत सारे बात इस पे चले और 2006 वित्तीय ईयर से इस पे बात चल रहा था, ये आजकल की बात नहीं है ना, कि है ना। तो ये जो जीएसटी परिषद पे सर्वसम्मति से जो आपका मतलब हामी भरा या फिर अनुमति दिया, ये दिया भैया जीएसटी परिषद के द्वारा, ना किसी समिति के द्वारा। ठीक है। तो जीएसटी परिषद इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी में था जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी से संबंधित जो आपका समिति है, विजय कलेकर समिति भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से संबंधित समिति में सबसे ज्यादा इन्हीं पूछा जाता है। इनके अलावा जीएसटी का जिक्र, है ना, केंद्रीय बजट 2006-07 में पहली बार करा गया था। 2011 में 115वां संविधान संशोधन अधिनियम भी लाया गया संसद में, है ना, पेश भी किया गया, लेकिन बहस आगे नहीं बढ़ी। 2014-15 में 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014, इसे 2015 में पारित किया गया। 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक परिवर्तन किए गए तथा पहले जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 2017 में जीएसटी परिषद ने जीएसटी के सभी नियमों की सिफारिश की तथा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। तो ये है जीएसटी की जो है यात्रा, जर्नी इंडिया में। ठीक है भाई। तो ऐसा एक दिन का जो नहीं, जो है एक दिन का काम नहीं है, ये काफी दिनों तक से चलता आ रहा था, जो 1 जुलाई 2017 को सफल हुआ था। इनके अलावा जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। ये 33 में से हमने बता रखा है कि 2 मात्र आते हैं केंद्र सरकार से, बाकी 31 जो है ये यूटी और आपका स्टेट से मिलकर के आते हैं। ठीक है। वर्तमान में जीएसटी की स्लैब क्या है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अगर एक्टिव स्लैब कहते हैं जिसमें आपको देना ही देना है, चुकाना ही चुकाना है, तो 4 हो जाएगा। और अगर टोटल स्लैब की बात कर रहा है तो 5 होता है, क्योंकि 0% में आपको कुछ चुकाना नहीं होता है। इनके अलावा
एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो पलक गुलिया का संबंध शूटिंग से है भाई। वर्ष 2023 में एशियाई गेम में भारत को 107 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ था। पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है गोल्ड जीती थी। इनके अलावा ये आपके सामने तालिका है। पहले स्थान पे चीन रहा था। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की एग्जाम हुई थी 2019 में भी हुई है एक एग्जाम, ठीक है, तो वहां पे हाल में ही 18 के अंदर एशियन गेम हुआ था, तो वहां पर भी चाइना टॉप पे रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चाइना ने कुल कितने पदक जीता टॉप पे रहते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा आंख खोल के देख लीजिएगा, 368 पदक चाइना का है, 177 पदक जो है जापान का है, 183 नहीं हो सकता, एक सेकेंड, हाँ 183 है, लेकिन गोल्ड की क्वांटिटी कम होगा, सही बात है भाई, तभी 3 नंबर मिला है। क्या होता है, गोल्ड ज्यादा इंपोर्टेंसी रखती है, आप सभी जानते हैं, रजत और कांस्य में गोल्ड ज्यादा इंपोर्टेंसी रखेगा। भले इनका पदक 183 है, 177 से जो है कम ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये 3 स्थान पे है। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड की क्वांटिटी मात्र 39 है और ऊपर वाले में गोल्ड जो है 48 है, ठीक है भाई। इनके अलावा अपना चौथा स्थान जो है भारत का है 107वां, 5वां स्थान पे उज्बेकिस्तान है ना। तो अपना पार्टिकुलर भी याद रखना है, 28, 38 और जो बचा मैंने बताया था 28 स्टार्ट करना है, 10 जोड़ना है तो रजत हो जाएगा, और जो बच जाएगा 107 में से घटा देना है, दोनों को जोड़ के ना। इनके अलावा भारत के मेंस हॉकी टीम, महिला क्रिकेट टीम है ना, इसके अलावा स्क्वैश मेंस टीम है ना, ये सभी के सभी जो है क्या जीता भैया, गोल्ड जीता। इनके अलावा रोहन बोपन्ना तथा ऋतुजा भोसले, ये कौन सा खेल खेलते हैं रोहन बोपन्ना? तो ये खेलते भैया टेनिस। ये मिश्रित युगल में, मिश्रित करने का मतलब एगो जेंट्स होगा एगो लेडीज होगा। मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम संगमान, ये 25 मीटर निशानेबाजी में ग्रुप प्रतियोगिता में जीते गोल्ड। इबाद अली सेलिंग में कांस्य पदक जीते हैं। आपको याद होगा कि फवाद मिर्जा कम से कम 8 बार एग्जाम में आए 2019-20 में, घुड़सवारी से संबंधित है फवाद मिर्जा। उसी प्रकार से देखिए सेलिंग खेल जो है ना इतने पॉपुलर नहीं इंडिया के अंदर, तो यहाँ इन्होंने कांस्य पदक जीता है इबाद अली। तो ये क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे, मतलब एग्जाम में आएंगे। अनुरानी भाला फेंक में गोल्ड जीती है, स्टार जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं महिला में। पारुल चौधरी 5000 मीटर में गोल्ड जीती है। पारुल चौधरी को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो है सिविल सर्विस में भी ज्वाइन कराया गया है। अनाहत सिंह और अभय सिंह मिश्रित युगल जोड़ी, स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल। अनाहत सिंह महिला होगी कि पुरुष, कोई बताएगा? तो ये महिला लेडीज है और अभय सिंह है पुरुष, तभी तो मिश्रित युगल है। मैंने मिश्रित युगल में क्या बताया भाई, एक लेडीज होती है और एक जेंट्स होता है। अगर डबल कहेगा तब दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। इनके अलावा अविनाश सावले स्टीपल चेस गोल्ड। इनके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन का वर्णन करा गया है? जो यूटी है ना, संघ राज्य क्षेत्र जो है ना, उनके लिए जो आपका और जो भी राज्य है और ये भी यूटी है, उनके लिए जो राज्यसभा में सीट के आरक्षण है, ये वर्णन कहाँ पे मिलेगा? चौथी अनुसूची में मिलेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इनके अलावा अनुसूची 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, राज्य की सीमाएं, नामावली इत्यादि 1 से 4 तक के आर्टिकल के बीच में। ये भाग 1 भी 1 से 4 तक आर्टिकल ही देखते हैं और अनुसूची 1 भी। इनके अलावा अनुसूची 2 में क्या है? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा के अधिकारीगण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अधिकारीगण हैं, उनके जो भी वेतन भत्ता, पेंशन इत्यादि का जो वर्णन है, यह अनुसूची 2 में करी गई है। देखिए अनुसूची 3 जो है ये शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो भी मंत्रिमंडल की शपथ वगैरह होते हैं, ये अनुसूची 3 में वर्णित है। अनुसूची 4 आपने देख लिया। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और उनसे नियंत्रण जुड़े प्रावधान है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो है शासन व्यवस्था जनजातीय के लिहाज से। इनके अलावा अनुसूची 7 में तीनों सूची एक साथ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय 14 था, फिर हमारा 21वां संविधान संशोधन आया, फिर 71वां आया, फिर दोनों को जोड़ दो तो 92वां संविधान संशोधन आया। 21वां में सिंधी को जोड़ा गया था, 71वां में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था, 92 में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया। तो 4, 3, 7 और 1, 8। तो इस प्रकार से 8 और जुड़ गए, 14, 8 हो गए 22। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत है ना। अनुसूची 12 नगर नियोजन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत से संबंधित कितने मद है? तो 29 है। और अनुसूची 12 में नगर नियोजन से संबंधित कितने मद है? तो 18 मद है। संविधान निर्माण के समय 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 आपका अनुसूचियां था, जो बढ़ के हो गया है 12। आर्टिकल 450
50 से अधिक हो गया है। और ये 22 ही भाग हैं, लेकिन एडिशनल बढ़ गया 9 का ए, 9 का बी और 4 का ए, तो ये 3 बढ़ गए हैं, तो ये 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। इनके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप आग्नेयी चट्टान का निर्माण होता है, ये आप सभी जानते हैं। आग्नेयी चट्टान के निर्माण होते हैं ज्वालामुखी क्रिया से। जब लावा निकलती है, लावा जब मैग्मा निकलती है, लावा बनती है, लावा जब जम जाती है, आग्नेय चट्टान का रूप लेता है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का ही रूप है, ये ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। अंडमान निकोबार में भारत की सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन नेशनल पार्क कहेगा तो आपका क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश आंसर होता है। ठीक है भाई। अगला है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है भाई? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव से मिनी गॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि 8 डिग्री वाले में दोनों का समान जो अक्षर है जो अलग हो रहा है वो सेम नेम मतलब वर्ड से होगा। जैसे यहाँ देखिए मालदीव से मिनी कॉय मो से स्टार्ट है। और 10 वाला को याद रखना है कि छोटकू से बड़कू को अलग करता है चैनल लिटिल अंडमान। लिटिल मतलब छोटा। मैंने यहाँ पे बचपन वाला बातों में समझाया था याद रखने के लिए भाई। तो लिटिल अंडमान से कार निकोबार, छोटका से बड़का को। और 9 डिग्री में दोनों का अलग अलग नाम रहता है प्रथम अक्षर, जैसे मालदीव और लक्षद्वीप मौला। ठीक है भाई। इनके अलावा अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय रेंज की चोटी है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक विधि से हुआ है। कौन कौन सा प्लेट टकराया है? तो इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है। हिमालय कैसी पर्वत है? तो बलित पर्वत है। हिमालय कैसी पर्वत है? तो नवीन पर्वत है। हिमालय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं नदियों के आधार पर भी, और 4 भाग होते हैं विस्तारिता के आधार पर भी। 4 भाग नदियों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पंजाब, ये हिमाचल या फिर जम्मू हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा जो होता है आपका असम हिमालय होता है। इसमें नदियों का रोल है कि कहाँ कहाँ तक होगा। तो सिंधु से सतलज होता है आपका सबसे पश्चिमी यानी उत्तरी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? जम्मू हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहिए, है ना। इसके अलावा सतलज से काली आएंगे तो कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता आएंगे तो नेपाल हिमालय, तिस्ता से देहांग आएंगे तो असम हिमालय होगा। तो ये हिमालय था। इसके अलावा नेपाल में इसी चोटी को यानी माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 भी कहा जाता है। ये भारत के साथ साथ पाकिस्तानी इलाके में भी फैला हुआ है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका क्या है भाई? तो एक सेकेंड, यहाँ लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा है भारत, यहाँ पे लिखा है भारत की पूर्ण रूपेण सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये बात मैं यहाँ नहीं लिख पाया, तो समझ लीजिए कि पहला है एवरेस्ट, है ना। पहला है टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, दूसरा है K2 और तीसरा है आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। भारत की पहली पूर्ण रूपेण जो सिक्किम में स्थित है, और इसकी हाइट 85-86, ऊपर से तीनों का हाइट भी याद रखिएगा, 88-50, है ना, 86-11 और 85-86। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक जो है, सर क्रीक, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, सर क्रीक ये किन 2 देशों के बीच विवादित जो है मतलब मुद्दा है, बताइएगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो लखीमपुर खीरी में। यहाँ गन्ना की काफ़ी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना लखीमपुर खीरी, दूसरा स्थान आएंगे तो बिजनौर का है, और तीसरे स्थान पे सीतापुर है। प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल भी लखीमपुर खीरी और बिजनौर में है, 9 चीनी मिल है। ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे अधिक चीनी मिल जो है ये महाराष्ट्र में है ना, 200-250 के करीब है, लेकिन फंक्शनल 150 से अधिक है ना। यूपी में भी चीनी मिल काफ़ी है, लेकिन महाराष्ट्र से कम है। देश में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादन उत्तर प्रदेश में होती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी गन्ने की उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही होती है। चीनी उत्पादन में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश डंका बजाया है, पहला स्थान लाया है ना। इनके अलावा देश में सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना गन्ने की खेतीहर से ही संबंधित है।
मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कुल कितने पुत्र थे? देखिए बाबर को 5 गो बेटा था, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान, मिर्जा। देखिए मिर्जा, सुलेमान, मिर्जा एक का नाम है। हिंदाल कैसा नाम है भाई? चलिए ठीक है मान लेते हैं हिंदाल, है ना। बाबर के बाद जो है मुगल वंश पे हुमायूं का शासन हुआ। हुमायूं को अभागा शासक कहा गया। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया, बेगा बेगम या हाजी बेगम। हुमायूं ने एक नगर की स्थापना किया जिनका नाम है दीन पनाह नगर। हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से मात खाना पड़ा था। अगले साल 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पुनः शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पटकनी दिया था और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को जो है मतलब निर्वासित होना पड़ा था और शेरशाह सूरी जो है एक नए वंश सूर वंश की स्थापना कर डाली थी। शेरशाह सूरी के वास्तविक नाम जो थे फरीद खान थे। इनका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करवाई। फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाजा, इबादत खाना इत्यादि का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया। आगरा के किला में स्थित शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसे उस समय के मुगल कालीन हमाम कहा जाता था। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कश्मीर में करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार बना है, वहीं पे करवाए हैं। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफ उद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके द्वारा करवाया गया है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होता है। घाघरा की लड़ाई 1529 में। मैं जानबूझ के उल्टा पुल्टा कर दिया, नहीं तो 26, 27, 28, 29 क्रम में है ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, है ना। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है। 1527 में होता है आपका खानवा का युद्ध, राणा सांगा हारते हैं। 1528 में होता है मेदिनी राय हार जाते हैं, ये चंदेरी का युद्ध होता है। और लास्ट में होता है घाघरा का युद्ध, नुसरत शाह हार जाते हैं 29 में। इसका क्या कोड बताया मैंने, है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसके अलावा चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है चंदौली नेशनल पार्क। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख नेशनल पार्क में आएंगे तो संजय गांधी, खाली संजय नेशनल पार्क कहेगा तो ये एमपी के अंदर है, लेकिन संजय गांधी कहेगा तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। गोगामल, तडोबा, नवेगांव, ये सभी के सभी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप पेंच भी हो जाएगा, पेंच है ना, पेंच भी हो जाएगा, पेंच नेशनल पार्क। देखिए पेंच नेशनल पार्क का नाम आपका मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र में भी आता है ना। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है इंडिया के अंदर। चलिए इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क दुधवा, चंबल नेशनल पार्क, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, करतनिया घाट अभयारण्य, है ना, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी सभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश में है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका कहाँ पे? गोवा के अंदर है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये आपका गोवा में है। मौलेम नेशनल पार्क गोवा में है। काटीगोवा वन्य जीव अभयारण्य ये भी गोवा में है। इनके अलावा सलीम अली किसके नाम पे जानते हैं? भारत का बर्डमैन कहलाते सलीम अली। इनके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क एपी आंध्र प्रदेश में, मकुर्ती, इंदिरा गांधी, मुर्दुमलाई, गिंडी, सत्यमंगलम ये कहाँ पे रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। मन्नार की खाड़ी भी कर लीजिएगा। इनके अलावा बुक्सा, गोरुमारा, है ना, नेवारा, सिंगलीला, सुंदरवन ये सब पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका, सिमलीपाल, गहिरमाथा ये सब उड़ीसा में है। वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, गंगोत्री, राजाजी ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। आज़ाद हिंद फौज के 3 रेजिमेंटों ब्रिगेडों का नाम क्या रखा गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए सुभाष चंद्र बोस के बाद रानी झांसी, बाद में माफ कीजिएगा लिखा तो है सही में, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े सुभाष चंद्र बोस ने बाद में, सही लिखा है भाई, बाद में सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक महिलाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाया जिनका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। ठीक है। इनके अलावा आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बाद में इनके अन्य सदस्य बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। तो जब भी आपको आज़ाद हिंद फौज का जो है कौन थे भाई संस्थापक, तो इन तीनों में से कोई भी एक रहता है। अगर तीनों है तो तीनों का इनमें से सभी एक ऑप्शन रहेगा। इनके अलावा इनकी गठन कब हुआ था? 1942 में। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा बोस साहब ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन 23 जनवरी को 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरुपुरा अधिवेशन 1938 में जो है अध्यक्षता संभाले थे। अगले साल 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अध्यक्षता के लिए
चुने भी गए, सेलेक्ट भी हुए, लेकिन त्याग पत्र दे दिया क्योंकि विपक्ष में जो है गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस को 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे बोस साहब ने। फैयान, हेनसांग और इत्सिंग के में से सबसे बाद में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो इत्सिंग सबसे बाद में आया। अब अगर देखेंगे कि फैयान कब आया तो 399 में आया था, 414 ईस्वी तक रहा था और ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आए थे। हेनसांग का आगमन 629 से 629 से 645 तक यहाँ रहा। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित रहे, प्रचार प्रसार किए। इन्हें यात्रियों का राजकुमार या फिर शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सीयू की नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है भाई, हर्षवर्धन के काल में आया। हर्षवर्धन को शिलादित्य का जो है उपाधि भी दिए थे कौन? हेनसांग, है ना। इसके बाद में इत्सिंग आते हैं। इत्सिंग कब आते हैं? 673 ईस्वी में आते हैं। तो सबसे बाद में कौन आया? इत्सिंग आया। एसिटिक अम्ल का आईयूपीए नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिलीन गैस का आईयूपीए नाम क्या होगा? इथाइन होगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 10H2 अभी इसमें जोड़िएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है आपका साधारण नमक है। इनके अलावा विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, CaOCl2 होता है। शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस प्रभावित करती है तो विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। बुझा हुआ चूना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये सूत्र होता है, और जिंदा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसका CaO होता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ जिप्सम के निर्जलीकरण से बनते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाते हो आप? तो एसिटिलीन गैस। एशियाई देश साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया है। साइप्रस की मुद्रा क्या है? पौंड है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा क्या है? दिरहम है। लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा पौंड है। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनेपुरा कोट्टा, मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नुट्रुगलम है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मुद्रा तुगरिक है। ब्रुनई दरुस्सलाम राजधानी बंदर सेरी बेगावन, इस प्रकार से नाम है भाई, बंदर सेरी बेगावन, मुद्रा क्या है? ब्रुनई डेलर। और इसके अलावा थाईलैंड की राजधानी आपका जो है बैकांग होगा, नहीं लिख पाया है, लेकिन मुद्रा है बाहत। ठीक है, इनके अलावा अकबर ने भू राजस्व को निर्धारण हेतु भू व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा था। ये 4 भाग क्या क्या सा था भाई? तो ये 4 भाग जो थे ये थे भाई पोलज, परती, चांचर, बंजर। तो पोलज ही एकमात्र भूमि था जिसपे सालों भर खेती होती थी, बाद बाकी गैप करके खेती होती थी, और बंजर पे कोई भी खेती नहीं होती थी। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल, है ना। और संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था अकबर को? बैरम खान का। मुगल काल में मीर बख्शी क्या थे? सेना के प्रमुख। कहते हैं कि इसके सिग्नेचर के बिना सेना को पेमेंट नहीं मिलता था, ये बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता था। इनके अलावा दहसाला बंदोबस्त टोडरमल के द्वारा चलाया गया था। अकबर के काल को मुगल काल में स्वर्ण काल, और अकबर के जो मंत्रीगण थे उन्हें नवरत्न कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट है। जोनाथन डंकन ने 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इनका भी नाम जोनाथन इसलिए बता दिया। ओडिसी और एलियड के लेखक कौन है? होमर। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। अनटू द लास्ट, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, द लैंप ऑफ मेमोरी इत्यादि के लेखक जॉन रस्किन है। जॉन रस्किन से ही गांधी जी बहुत प्रभावित रहे थे। इनके जो किताब है अनटू दिस लास्ट, ये किताब गांधी जी की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो रस्किन बॉन्ड है, वो भी ऑप्शन में दिया गया रहता है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो जॉन रस्किन से, न कि रस्किन बॉन्ड से। तो दोस्तों ये थे आज की प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। अगर आपको PDF से कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप PDF के लिए लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आपको PDF के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।